मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। हरो ऐसो आराम मेरे पास मौजूद थी, जिसके खातिर लोग सारी सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह कमी एक अच्छी बहू की थी। मेरा बेटा 28 बरस का हो चुका था, मगर मैं अभी तक उसका घर नहीं बसा सकी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बेटे का घर बसाने की कोशिश नहीं की। दरअसल मैंने तो 3 बार अपने बेटे की शादी भी कर दी थी। मुझे बहू बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से मिल जाया करती थी, क्योंकि मेरा बेटा अर्जुन लाखों में एक था। फिर वो कमाता भी तो बहुत अच्छा था। मगर तीनों बार बहुत बड़ी अनहोनी हुई थी। शादी की पहली रात ही मेरी तीनों बहू चिल्लाती हुई अपने पति के कमरे से बाहर आती थी और कहती कि हमें अभी के अभी तलाक चाहिए, हमसे यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। मैं बहुत बार समझाने की कोशिश करती, मगर सब बेकार जाती। फिर मैं अपनी बहुओं को इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करती कि देखो मेरा बेटा तो लड़का है, लड़का 10 बार भी अपनी बीवी को तलाक दे दे तो लोग इस बात को ज्यादा सर पर नहीं लेते, मगर लड़की अगर एक बार ही तलाक ले ले तो लोग उसको अछूत समझने लगते हैं। और फिर इस तरह माँ बाप की इज्जत भी खराब होती है कि बेटी शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर आ गई है। मेरे लाख बार समझाने के बाद भी सब कुछ बेसूद ही रहता था। मेरा बेटा इस वजह से बहुत परेशान रहने लगा था, जबकि मैं चौथी बार उसका घर बसाने की कोशिश में लगी हुई थी। मगर जब यह बात मेरे बेटे को पता चली तो उसने घर में खूब हंगामा कर दिया। वो कहने लगा, मम्मी अब मेरी बस हो गई है, मैं अपना और मजाक नहीं बनवाना चाहता। आपको पता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, तरह तरह के लोगों में मेरा उठना बैठना है। जब लोग मुझसे मेरी शादी के बारे में सवाल करते हैं कि तुम्हारी बीवी पहली ही रात क्यों भाग जाती है, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझे तो खुद मालूम नहीं कि मेरी शादी क्यों नाकाम हो जाती है। अब चौथी बार मैं इस मंजर से गुजरना नहीं चाहता था। मैं चुप कर गई थी। खैर मैं अपनी परेशानी लेकर अपनी बेटी के पास गई थी। मेरी बेटी अर्जुन से 4 वर्ष छोटी थी। उसकी भी शादी की उम्र थी, मगर मैं चाहती थी कि एक बार बहू घर में आ जाए तो अपनी बेटी को विदा करूं। मेरी बेटी भी तंग थी। वो अक्सर मुझसे शिकायत किया करती थी, लगता है आप मुझे घर में बिठाकर बूढ़ा करना चाहती हैं। और तब मैंने थक हार कर उसको सच्चाई से आगाह कर दिया था। बेटी, ये तुम्हारे पापा की वसीयत थी। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि पहले मेरी बेटी की शादी करना और फिर मेरी बेटी मेघना को विदा करना। जब से मेघना ने अपने पापा की वसीयत के बारे में सुना था, उसकी शिकायत खत्म हो गए थे। वो कहने लगी थी कि मैं पापा की आखिरी ख्वाहिश का ख्याल रखूंगी। मैं अपनी बेटी के कमरे में गई तो वो लैपटॉप पर कोई फिल्म देखने में बिजी थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मेरी बेटी परेशान हो गई और बोली, मम्मी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? मैं बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि अर्जुन की शादी हो जाए ताकि मैं तुम्हारे हाथ पीले कर सकूं। मगर अर्जुन शादी करना ही नहीं चाहता। वह कहता है कि अब तो मुझे शादी के नाम से ही डर लगता है। यह बात सुनकर मेरी बेटी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, अच्छा मम्मी ऐसा करे कि मुझे मार ही दें, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई खुशी तो आनी नहीं है। मैं शर्मिंदा सी हो गई थी। फिर वो कहने लगी, मम्मी आप फिक्र ना करें, मैं भाई को समझाऊंगी, बल्कि इस बार तो उनके लिए मैं ही लड़की ढूंढूंगी। मैं अपनी बेटी की बात सुनकर खुश हो गई थी और फिर मेरी बेटी ने अर्जुन को मना ही लिया था। अर्जुन ने खुद ही मुझे इजाजत दे दी थी। कहने लगा, मम्मी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए चौथी शादी पर राजी हो गया हूँ, मगर मेरी ख्वाहिश है कि इस बार आप किसी सुलझी हुई लड़की को मेरे लिए लाइएगा। कोई विधवा या तलाकशुदा लड़की भी मुझे मंजूर होगी, मगर मेरा साथ निभाने वाली होनी चाहिए। अगर इस बार भी मेरा तलाक हो गई तो मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सोच समझ कर लड़की ढूंढूंगी। मैंने मेघना से भी कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी लड़की है तो मुझे उसके बारे में बताना। खैर बड़ी छानबीन के बाद मैंने गरीब घराने से लड़की चुन ली थी। उस लड़के के आगे पीछे कोई नहीं था। वो अपनी मौसी के घर पर पली बड़ी थी। अब उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि लड़के की पहली 3 तलाक क्यों हुई है। वो तो बस चाहती थी कि उनके सिर से बोझ उतर जाए। यह शादी मैंने अर्जुन की ख्वाहिश पर सादगी से की थी। मैंने ज्यादा लोगों को इनवाइट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे फिर जगह जगह लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ने थे। अब तो मैंने सबकी नजरों में अपने लिए नफरत देखी थी। लोग यह समझने लगे थे कि शायद मैं ही अपने बेटे का घर बसाना नहीं चाहती। मगर क्या कोई सगी माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है? हरगिज नहीं। खैर मेरे अर्जुन की चौथी दुल्हन भी बहुत प्यारी थी।
वो कम उम्र भी थी। विदाई के वक्त वो मेरे कान में बस इतना बोली थी, माँ जी मेरी माँ नहीं है, आप मेरी माँ बनकर रहिएगा। मैं बोली हाँ क्यों नहीं मेरी बच्ची, मगर तुम भी मुझसे वादा करोगी, तुम भी मेरी बेटी बनकर रहोगी और तुम्हें अर्जुन से जो भी सिकवा होगा वो तुम मुझसे आकर शेयर करोगी, फिर मैं उसके कान खींचूंगी तो वह खुद ही इंसान बन जाएगा। दरअसल ये बात थी कि मैं चाहती कि हम दोनों के बीच ऐसे रिश्ते कायम हो जाए और वो तलाक लेने से पहले मुझे सारी परेशानी बता दे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि तलाक के खेल के पीछे असल वजह क्या है। और अनुराधा मेरी चौथी बहू बनकर हमारे घर आ गई थी। मैं उसे उसके कमरे में बिठा आई थी। मैं प्रार्थना करती रही थी कि भगवान आज की रात अच्छे से गुजर जाए। अगर आज की रात आराम से गुजर जाती तो आगे बेहतरीन ही होना था। मुझे कमरे में आए हुए अभी 1 ही घंटा हुआ था कि कमरे से चीखने की आवाजें सुनाई दी। मैंने दिल पर हाथ रख लिया था, हे भगवान क्या अब ये लड़की भी तलाक ले लेगी। मैं जल्दी से बाहर निकली तो अनुराधा मेरे पैरों पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, आंटी आप मुझे बचा लें वरना मैं मर जाऊंगी। वह बहुत ज्यादा डरी थी, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। मैं बोली, क्या हुआ है मुझे खुलकर बताओ। मैं उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई और बोली, मुझे अब बताओ कि क्या हुआ है, तुम चिल्ला रही थी। वो कहने लगी, आंटी मुझे अपने घर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ मेरी जान को खतरा है। मैं बोली, किससे खतरा है। उसने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया। मैं बोली, अनुराधा तुम फिर से अपनी मौसी के घर जाना चाहती हो, जहाँ तुमने बड़ी दुख से जिंदगी गुजारी है। तुम हर खुशी से दूर रही हो, अगर तुम चली भी गई तो तुम्हारी मौसी तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगी। वो कहने लगी, ठीक है ना रखें, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है। फिर मैंने अनुराधा को आने वाले वक्त से भी आगाह किया था। उसको बताया कि औरत की असल जिंदगी तो अपने पति के घर ही होती है। जो लड़की तलाक लेकर चली जाती है, जमाने वालों की नजरों से गिर जाती है। वो कुछ भी नहीं बोली थी। मैं सारी रात उसके साथ जागती रही थी। सुबह 6 बजे के नजदीक शायद मेरी आंख लग गई थी और जब मैं सोकर उठी तो मेरी बहू हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बेटे का सामना कर सकती। जब थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी भी वहाँ आ गई, मैं उससे भी नजर चुराने पर मजबूर थी। मेघना कहने लगी, मम्मी देखा आपके बेटे ने अपनी चौथी बीवी के साथ भी क्या कर दिया। मैं मेघना की बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, क्या मतलब है तुम्हारा। मेघना कहने लगी, मम्मी अर्जुन भाई जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनकी बीवियां शादी की पहली रात ही उनसे तलाक ले लेती हैं। यह भी तो हो सकता है कि भाई शादी के काबिल ना हो, वो केवल आपके डर से और समाज के दबाव में आकर शादी कर लेते हैं, मगर जब उनकी हकीकत उनके किसी बीवी पर खुलती है तो फिर वो तलाक लेकर भाग जाती है। मैं तो मेघना की बात सुनकर ही लरज गई थी। इतना कहकर वो मेरे कमरे से चली गई थी, जबकि मुझे गहरी सोचों में डुबो गई थी। मैंने आज तक ये क्यों न सोचा कि मेरी बहुएं शायद मेरे बेटे की वजह से तलाक ले लेती हैं, जबकि मैं तो हमेशा लड़की को ही गलत समझा करती थी। शायद ये बात किसी ने सच कहा है कि माँ को अपने बेटे में कोई कमी नजर नहीं आती। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी और इस बार मेरा बेटा कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर बड़ा गुस्सा था। वो कहने लगा, मम्मी देखा आपने, मेरी बीवी फिर से भाग गई। मुझे बताएं आप मेरे लिए किस किस्म की लड़की पसंद करती हैं कि वह शादी की पहली रात ही भाग जाती है। अब की बार तो मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं बोली, अर्जुन मुझे यह बताओ कि तुम्हारी ही बीवियां क्यों भाग जाती हैं। शादी की पहली रात तुम अपनी बीवी के साथ ऐसा क्या करते हो कि वह चीखती हुई तुम्हारे कमरे से निकलती हैं और फिर घर में रहने के नाम पर भी कांपने लगती हैं। अर्जुन बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा था। वो बोला, मम्मी आप मुझ पर शक कर रही हैं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ। यह कहकर अर्जुन मेरे कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रह गए थे। वह कह रहा था कि मम्मी मैं आपका बेटा हूँ, फिर कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जैसे मैं गलत कर सकती हूँ वैसे तुम भी गलत कर सकती हो, क्योंकि तुम मेरी औलाद हो और शायद तुम मुझ पर ही चले गए हो। मैं बैठकर रोने लगी थी, क्योंकि मुझे मेरी जवानी का वो किस्सा याद आ गया था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मैं बहुत हसीन थी, मगर मेरे लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि मैं एक बहुत ही ज्यादा गरीब घराने में पैदा हुई थी, जहाँ दिन में 3 वक्त की रोटी मिल जाना ऐसे समझा जाता था जैसे कि दौलत मिल गई हो। मेरे घर के तमाम लोग इसी में खुश थे, जबकि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए था। मेरे लिए रोटी ही सब कुछ नहीं था। खैर मैंने अपने ख्वाबों की चिंगारी को दबाने की कोशिश नहीं की थी, मैं तो उसे और हवा देती रहती थी। यहाँ तक कि कुछ करने की लगन ने मुझे पागल कर दिया था। मेरी ख्वाहिश को देखते हुए मम्मी ने भी मुझे इजाजत दे दी थी।
वो कहने लगी, नीलम तुम्हारे दिल में जो आता है वो करो, ये इजाज़त मिलना ही मेरे लिए बहुत था। मैंने पार्लर का काम सीखना शुरू कर दिया था। मैं हर चीज़ बहुत जल्दी सीख जाया करती थी। मैं जिस जगह से यह काम सीख रही थी, जब उस औरत ने मेरी यह लगन देखी तो कहने लगी, तुम बहुत आगे जाओगी। और यह बात सुनकर मैं इमोशनल हो गई थी। मैं बोली, दीदी हम जैसे गरीब लोग आगे नहीं जाते, हम यूं ही तरस तरस कर मर जाते हैं। दीदी कहने लगी, तुम मायूस मत हो, मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई इंतजाम जरूर करूंगी। मुझे लगा था कि दीदी ने ऐसे ही यूं मेरा दिल रखने के लिए मुझे दिलासा दिया है, मगर मैं कहाँ जानती थी कि वो तो सच में मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े पार्लर की मालकिन से मेरी बात की और खूब तारीफें भी की थी कि मेरे पास एक बहुत ही मेहनती लड़की है जो बहुत आगे जाना चाहती है, आप उसे एक चांस देकर देखें। खैर उस बहुत बड़े पार्लर में मुझे बुला लिया गया। पहला 1 महीना तो मेरा टेस्ट किया जाना था। मैं अब बड़े पार्लर जाने लगी थी। उस पार्लर की मालकिन ने मेरा टेस्ट लिया तो वो मेरे हाथ की सफाई से बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, तुम में तो टैलेंट तो है, लेकिन अभी तुम्हें खुद पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। हमारे पास तो बहुत ऊंचे ऊंचे घरानों की औरतें आती हैं, उन्हें तुम्हारे बोलने का अंदाज अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपने बोलने पर ध्यान दो। हमारे साथ काम करना है तो खुद को हमारे रंग में रंगने की कोशिश करो। फिर मैंने अमीरों के तौर तरीके बहुत जल्दी सीख लिए थे और मालकिन बकायदा मुझसे काम लेने लगी थी। मेरा मेकअप करना सबको पसंद आता था। मेरी मालकिन ने मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह ऑफर की थी। यह तनख्वाह इतनी थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मेरे माँ बाप भी मुझसे बहुत खुश थे। मेरे घर के हालात बदलने लगे थे, मगर मेरे लिए सब भी काफी न था। मेरे अंदर कुछ और हासिल करने का जुनून बढ़ता चला जा रहा था। मैं खुद को बहुत ऊंचे मुकाम पर देखना चाहती थी। खैर मेरी मालकिन एक बहुत अच्छी औरत थी, मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी और मैं भी अपनी मालकिन का इसी तरह ख्याल रखा करती थी जैसे वो मेरी बड़ी बहन है। असल में मुझे अपनी मालकिन से इस बात का लालच था कि वो मुझे और भी ज्यादा तनख्वाह देंगी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी मालकिन की तबीयत खराब रहने लगी। वो 2-3 दिन से पार्लर भी नहीं आ रही थी। मुझे उनकी बहुत फिक्र हुई, इसलिए मैं उनकी हालचाल लेने के लिए उनके घर पहुंच चुकी थी। उनसे तो बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुम मेरे पास हर रोज आ जाया करो। इतने में मालकिन के पति भी घर वापस आ गए थे। उनके पति को देखा तो जलन के मारे मैं जलकर राख हो गई थी। वो बहुत ही अच्छे व्यवहार के थे। उनकी तरफ देखकर तो मेरा दिल बेकरार सा हो गया था। और फिर जब मैं जाती तो मालकिन के पति से बहाने बहाने से बात करने की कोशिश किया करती थी, जबकि वो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। उन्हें तो अपनी बीवी की बीमारी का ही बहुत सदमा लगा हुआ था। अब मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त मालकिन के घर गुजारने लगी थी। मालकिन तो दवाइयों के जरिए सोती रहती थी, जबकि उनके पीछे से मैं उनके पति का बहुत ख्याल रखा करती थी। खाने पीने का पूछती, कभी उनके कपड़े इस्त्री करने लगती तो कभी कुछ और मेरी मेहनत रंग लेकर आई थी। मालकिन के पति का ध्यान मेरी तरफ ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मैं बहुत ही हसीन लड़की थी। फिर यूँ हुआ कि जमशेद भी बहाने बहाने से मुझसे बात करने लगे थे और मालकिन के बिल्कुल तंदुरुस्त होने से पहले उनका पति पूरी तौर पर मेरी मुट्ठी में आ गया था। मैं बेइंतहा खुश थी। मैंने जमशेद से कहा कि वो मुझसे शादी कर ले। उन्होंने भी मेरी बात नहीं टाली थी, बल्कि कहने लगे कि अगर तुम मेरी बीवी बन जाओ तो इससे ज्यादा मेरी क्या खुशकिस्मती होगी। और फिर हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और उसी दिन सुहाग का जोड़ा पहनकर मालकिन के घर शिफ्ट हो गई थी। मालकिन ने मुझे जब देखा तो वो हक्का बक्का रह गई। कहने लगी, ये सब क्या है। तब जमशेद बोले, अब ये मेरी बीवी है, तुम इससे इज्जत से बात करना। मेरी मालकिन तो अपने आप में ही नहीं रही थी। उसने मुझे खूब बातें सुनाई थी। कहने लगी कि तुम जैसी एहसान फरामोश लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने तुम्हें इस समाज में इज्जत दिलवाई और तुम मेरे ही घर पर डाका डालकर बैठ गई। जमशेद को लगने लगा था कि मैं तो बहुत ही अच्छी औरत हूँ, क्योंकि मैंने कभी पलटकर अपने मालकिन को कोई जवाब नहीं दिया था। हमेशा चुपचाप उनकी बुरी बुरी बातें सुन लेती थी। और एक दिन ऐसा भी आया कि जमशेद ने मेरी खातिर अपनी पहली बीवी को घर से निकाल दिया था। मैंने पार्लर वगैरह का काम छोड़ दिया था और जमशेद के पैसे पर ऐश करने लगी थी। अब मैं हर चीज की मालकिन बन चुकी थी। अब कहीं जाकर मेरी रूह को जरा चैन आया था। और फिर भगवान ने मुझे अर्जुन को दे दिया था, जबकि वो पहले से भी औलाद थे। जब मैंने शादी के 1.5 साल बाद ही जमशेद को वारिस दे दिया तो वो मेरे और भी ज्यादा कदरदान बन गए थे। मैं न जाने कब तक अतीत में खोई रहती अगर मेरे मोबाइल की घंटी ना बजती। मैंने अपने मोबाइल की तरफ देखा था और ये मेरी एक अमीर कबीर दोस्त का फोन था। मैंने फोन उठा लिया तो उसने पहला शब्द ही ऐसा बोला था कि मैं जलकर खाक हो गई थी। कहने लगी, मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे की चौथी तलाक हो गई।
भाई मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है। खैर तुम्हें अपने बेटे का इलाज करवाना चाहिए, न जाने बेचारे के साथ क्या मसला है। मैंने गुस्से में फोन बंद कर दिया था और अब यह सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि शायद मेरे अतीत के गुनाह मेरे सामने आ रहे हैं। मैंने अपने अतीत में एक औरत का घर उजाड़ कर अपना घर बसा लिया था, मगर शायद इसी वजह से मैं आज तक अपने बेटे का घर बसाने में काबिल नहीं हूँ। हालांकि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। हमारे घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया था। मेरा बेटा मुझसे नाराज रहने लगा था, जबकि मेरी बेटी भी अब मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। यह सोचकर कि बेटे की वजह से मैं अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर रही थी। इस बात को जब 2 हफ्ते गुजर गए तो मैंने अर्जुन को अपने कमरे में बुलाया था। मैं बोली, बेटा आज मुझे सारी हकीकत बता दो कि शादी की रात तुम्हारे कमरे में ऐसा क्या होता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे तलाक ले लेती है। वो बोला, मम्मी मैं नहीं जानता। इतना कहकर वो उठकर अपने कमरे में चला गया। तो मैं जान गई थी इन सब में सारा कसूर मेरे बेटे का ही है। वो ही कुछ ऐसा करता है जिससे उसकी बीवी भाग जाती है। मैंने सोच लिया था कि अब दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी, और अगर सच में मेरा बेटा कसूरवार हुआ तो पहले मेघना की शादी कर दूंगी। अब मैं सबसे चोरी छुपे अर्जुन के लिए 5वीं बीवी ढूंढ रही थी और तब मेरे पास मेघना आ गई। वो कहने लगी, मम्मी मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है, आप मेरी शादी उसके साथ कर दे, वरना मैं घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाऊंगी। अपने बेटी की शादी आप बाद में कर लीजिएगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मेघना के आगे हाथ जोड़े और बोली, तुम मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो, फिर मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दूंगी। ओ बोली, मम्मी मैंने जहाँ इतना इंतजार किया है यहाँ 1 महीना भी कर लूंगी, मगर 1 महीने का मतलब 1 महीना ही हो। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा। इस बार मैंने बेटे के लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली थी, क्योंकि लड़की मैंने ये सोचकर ढूंढी थी कि मैं उस लड़की को हाथ से जाने नहीं दूंगी, उसे घर में कैद कर लूंगी। मैंने अर्जुन को अपनी कसम देकर शादी के लिए मना लिया था। मैंने शादी बहुत खुफिया अंदाज में की थी और यूं सोमवार के दिन सिफाली मेरी बहू बनकर घर आ गई थी। मैंने उसे अर्जुन के कमरे में बिठा दिया था और खुद लाउंज के दरवाजे के पीछे छुप गई थी। आज मैं अपने कमरे में नहीं गई थी, मैं अर्जुन के कमरे के बिल्कुल पास ही खड़ी थी, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मैं फौरन मौके वारदात पर पहुंच जाऊंगी। मुझे खड़े खड़े 1 घंटा हो गया था और तभी अर्जुन के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम से चौकन्नी हो गई थी। मेरी बहू गूंगी थी, वो चिल्ला नहीं सकती थी। मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे से निकल आई थी और सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह लरस गई थी, क्योंकि सामने मेघना खड़ी थी। उसके हाथ में चाकू था जिससे वो अर्जुन की बीवी को डरा रही थी। मुझे देखकर मेघना हैरान रह गई। इतनी देर में अर्जुन जो वॉशरूम गया हुआ था वो बाहर आ गया था। उसने जब ये मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गया था। मैं बोली, मेघना तुम ये सब क्यों करती हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई थी? तब मेघना चीख कर बोली, शर्म मुझे आनी चाहिए या नहीं, घटिया औरत, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में सब जान गई हूँ। तुमने मेरी माँ से उसका पति छीन लिया था, उसकी सारी जायदाद भी छीन ली, और फिर वही जुल्म तुम मेरे साथ कर रही हो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए थी, मगर तुम्हें नहीं आई थी। मेरे साथ मेरी माँ की डायरी लग चुकी है। मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ। दरअसल मेघना मेरी सगी औलाद नहीं थी, वो मेरी मालकिन की बेटी थी। जमशेद ने मुझसे शादी करने के बाद अपनी बीवी को बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मगर न जाने 4 साल बाद उन दोनों की मोहब्बत कैसे जाग गई थी। जमशेद अपनी पहली बीवी के पास जाने लगा था और इस बार उन्हें औलाद भी हो गई थी, मगर मेरी मालकिन का देहांत हो गया। तब जमशेद मेघना को मेरे पास लाए थे। उन्होंने मरते वक्त ये वसीयत की थी, अर्जुन से पहले तुम मेघना की शादी करना, और मैंने उनकी ये बात मानने का इरादा किया हुआ था। मगर फिर यूं हुआ कि मेरे हाथ जमशेद की वसीयत लग गई थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरे दोनों बच्चे में से पहले जिसके यहाँ औलाद होगी, सारी जायदाद उस बच्चे के नाम कर दी जाएगी। और तब मुझे सारी समझ आ गई थी कि जमशेद अपनी सारी जायदाद मेघना के नाम करना चाहते थे, जबकि मैंने भी इरादा कर लिया था कि पहले अर्जुन की शादी ही करूंगी, उसकी औलाद हो जाने के बाद ही मेघना की शादी करूंगी। मगर न जाने उस लड़की को वसीयत का कैसे पता हो गया था। वो शादी की रात दुल्हन बनकर हाथ में चाकू पकड़कर अर्जुन को बीवी को डराती थी कि अगर तुम इस घर में रही तो अर्जुन तुम्हें जान से मार देगा। उस पर भूत प्रेत का साया है, वह पहले भी कई लड़कियों को मार चुका है, उसे अपने करीब मत आने देना। जाहिर सी बात है, हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। वह लड़कियां भाग जाया करती थी। अर्जुन को यह बात पता चली तो उसने बड़े अजीब अंदाज में मुझे देखा था और फिर वो आगे बढ़ा और बोला, मेघना तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उसने सारी जायदाद मेघना के नाम करके उसकी शादी उसकी पसंद की जगह कर दी थी
और मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मेरे हिस्से में क्या आया था? बस एक मकान और एक गूंगी बहू। इस लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मुझसे मेरे सारे इज्जत दौलत छीन चुकी थी। काश मैं ये सब ना करती, काश मैंने अपने लिए नर्क का दरवाजा न खोला होता, तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। जमशेद की बेटी सारी जायदाद अपने नाम करवा कर चली गई थी और आज मैं अपने बेटे के साथ रह रही हूँ और अपनी पिछली जिंदगी याद करके बहुत रोती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।